जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट जो पढ़ रहे थे उसके पार्ट 4 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने कल के क्लास में आप लोग को दर्पण बताया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण से संबंधित मैंने विभिन्न पद बताए थे कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप वीडियो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं कि दर्पण जब हम लोग पढ़ लिए थे तो दर्पण में जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल, उसमें कितने प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक हम लोग का रहेगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अब क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि प्रतिबिंब क्या है। ये प्रतिबिंब जब दिमाग में आता है तो दिमाग में छाया भी आता है, शैडो, और प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब क्या है, छाया क्या है। तो देखिए, छाया और प्रतिबिंब दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि छाया क्या है और प्रतिबिंब क्या है, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिबिंब अलग होता है और छाया क्या होता है, अलग होता है। देखिए, मान लीजिए कि लाइट जा रहा है और लाइट के रास्ते में कोई अपारदर्शक, ये वस्तु अपारदर्शक है, अपारदर्शक वस्तु आ जाती है तो यहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है और यहाँ पे इसका अंधेरा एक क्षेत्र बन जाता है, तो ये अंधेरा वाला क्षेत्र को हम लोग छाया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश के मार्ग में, लिख लीजिए लो, प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उसको पास नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे छाया कहते हैं, राइट। छाया वहाँ पे बनती है जहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। ये अंतर है प्रतिबिंब में और छाया में। छाया वहाँ पे बनती है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और जहाँ पे प्रकाश पहुँच जा पाता है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, न कि छाया बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी छाया वहाँ पे बनता है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है जहाँ पे प्रकाश पूर्णतः पहुँच पाता है। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखिए, लिख लीजिए लो प्रतिबिंब का डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अंतर आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखना है आपको, अंतर लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं इस पर, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। कैसे कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग साफ साफ कॉपी में अपने कि किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन आपको याद है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का एक लाइन तो ऐसे ही लिख लीजिएगा आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं। और भी एग्जाम्पल ये है, किरणों का वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक कटान से बनता है यह, ठीक है ना। 2 नंबर कि यह वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा सामने बनता है। दर्पण के हमेशा क्या बनता है, दर्पण के सामने बनता है, सामने, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या बनता है, सामने बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मेरी एक एक बात को आप लोग नोट करिएगा बढ़िया से। दर्पण के पीछे, यस, दर्पण के पीछे बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आपका कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये सारे डिफिनेशन आपको कम से कम तीन तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रतिबिंब बता दिया और मैंने क्या बता दिया, छाया बता दिया। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, यही वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह कितने प्रकार से निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आप कहिएगा सर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये आपके 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण ऐसे होता है, अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसके ये धसे हुए सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ये उभरे हुए सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ में आ गया ना। आपको बता दें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वह 6 तरीके से होता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वह 2 तरीके से होता है। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण 6 तरीके से और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण 2 तरीके से होता है। नहीं, इसमें 6 कंडीशन होते हैं और इसमें कितने कंडीशन अप्लाइड होते हैं, तो 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल में याद रखिएगा कि 1 नंबर रूल में थोड़ा सा रूल याद रखिएगा। 1 नंबर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत, यानी मुख्य अक्ष के जो भी समानांतर किरण आएगी ना तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये क्या है, एक्स वाई क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या रहता है, सी रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, एफ रहता है। सिंपल बात है भाई, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। ये यहाँ पे सी रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, एफ रहता है। जब भी इसके समानांतर किरण आएगी, तो वह हमेशा गुजरेगी किससे, एफ से होकर गुजरेगी। सिंपल में याद रखिएगा। तो इसका उल्टा भी याद रख लीजिए ना कि एफ से अगर किरण जाएगी, इसका उल्टा 2 नंबर रूल कर सके आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके उल्टा होता है कि जब कोई किरण एफ से होकर जाएगी तो वह कहाँ से होकर गुजरती है, दर्पण के समानांतर होकर जाती है। एक रूल यह भी है कि यदि एफ से जाएगी तो वह किसके समानांतर होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो एफ से जाएगी और एफ से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। सिंपल बात है। उल्टा आप लोग रिवर्स मार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर रूल आप लोग लिखिएगा। मैं इसको 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं 2 ही, इसका 2 वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण
वक्रता केंद्र से ही लौट आती है, वक्रता केंद्र से ही, वक्रता केंद्र का मतलब सी होता है, वक्रता केंद्र से ही लौट आती है, लौट आती है। कोई दिक्कत है? और ये वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है, सपोज ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है, यदि कोई किरण इसको ऐसे दर्पण पे ऐसे आपतित होती है ऐसे, तो ये फिर सी से ही क्या हो जाएगी, इधर रिटर्न हो जाएगी। इस बिंदु से अगर होकर गई ना तो इसी बिंदु से होकर क्या होती है, चली जाती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर रूल आप लोग याद करिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि दर्पण के समानांतर किरण जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो कहिएगा मुख्य फोकस से। क्वेश्चन कहेगा मुख्य फोकस से होकर अगर किरण जा रही है तो कहाँ से जाएगी, तो कहिएगा दर्पण के समानांतर। कहेगा अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है दर्पण पे तो कैसे लौटेगी, तो कहिएगा पुनः वक्रता केंद्र से ही क्या करती है, लौट आती है। ये सब सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम आपको देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि अवतल दर्पण में जो 6 कंडीशन में प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह किस किस तरह से होता है। तो चलिए 1 नंबर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। कौन दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। क्या निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में कितना कंडीशन होता है, तो 6 कंडीशन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण में कितने कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नंबर 1 कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। 1 नंबर कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पे हो। सपोज एक ये आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, और वस्तु को हम अनंत पे रख देते हैं। वस्तु को कहां पे रख देते हैं, अनंत पे। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है। वस्तु यहाँ पे अनंत पे है, पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पे है, ठीक है। वस्तु अनंत पे है, पता नहीं है। यहाँ पे रहता है सी और यहाँ पे रहता है एफ। ये सी है और ये क्या है, एफ है। तो आप बताइए जब वस्तु अनंत पे हो, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे अनंत पे रख देते हैं वस्तु को हम, ठीक है ना। यहाँ से किरण आएगी दर्पण पे तो ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, और ये किससे होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सिंपल बात है। तो वस्तु अनंत पे हो तो पता नहीं रहता है ना, तो ये अनंत पे हम लोग वस्तु को ऐसे नहीं डिनोट कर सकते। फिर इधर से अनंत से किरणें आ रही हैं तो ये किससे होकर जाएंगी, मुख्य फोकस होकर जाएंगी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है। तो अनंत पे वस्तु होती है तो आने वाली किरणें यहाँ पे आएगी, यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, फिर यहाँ से फिर दर्पण पे आएगी, फिर मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो मुख्य फोकस पे बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है। यहाँ पे पी रहता है। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनता है, एफ पर। अब आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, एफ का मतलब मुख्य फोकस पर बनता है। और जब भी दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा बिंदु साइज का। कैसा, बिंदु साइज का। कोई दिक्कत। 1 नंबर रूल याद हो गया कि जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा होता है तो वस्तु से बहुत छोटा, मात्र बिंदु साइज का बनता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक 2 नंबर आगे बढ़े। अब थोड़ा सा वस्तु को हम घसका के इधर लेके आते हैं। ये यहाँ पे आपका P है, ये यहाँ पे मान लीजिए F है, और ये यहाँ पे क्या है, C है। अब वस्तु यहाँ पे अनंत से और अनंत और C के बीच यहाँ पे वस्तु को डाल रहे हैं, ठीक है ना। अनंत और C के बीच वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो, अनंत और C के बीच हो, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब वस्तु को हम अनंत और C के बीच डाल रहे हैं, तो बताइए यहाँ से जाने वाली किरणें, यहाँ से जो किरण आ रही है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी नहीं गुजरेगी, गुजरेगी। और C से जाने वाली किरणें, ये C से जाने वाली किरणें इधर से जा रहा है तो फिर C से ही क्या होगा, रिटर्न मारेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, C तथा F के बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस इतना हमसे बता दीजिए। बन रहा है ना। तो जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब
हिंदी में कहिएगा तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। मैं इंग्लिश में लिखता हूं सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। और ये भी वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होगा, बोलिए जल्दी, वस्तु से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। 3 नंबर कंडीशन, 3 नंबर कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, जब वस्तु, अब यहां पे देखो अनंत पे थी, अनंत और सी के बीच थी, अब हम कहां पे लाएंगे, वक्रता केंद्र पर लाएंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, सी पर हो, तो आप बताइए जब वस्तु को हम लोग यहां पे रखते हैं, ये सी है, ये एफ है, ये अनंत है, वस्तु को हम कहां पर रख दें, अब यहां पर रख दें, अरे हाँ या ना? तो यहां से जाने वाली किरणें यहां पे जाएंगी और कहां से होकर गुजरेंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। कोई दिक्कत नहीं ना है? और आप बताइए एक चीज और, ठीक है ना, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें क्या होती है, दर्पण के समानांतर होती है कि नहीं होती है? सिंपल बात है भाई, मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण के क्या होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब देखिए तो एकदम सीधा बन रहा है ना। देखिए मुख्य यहाँ से दर्पण पे गई तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, अब मुख्य फोकस से जाएगी तो दर्पण के समानांतर जाएगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो कहिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर सी पर ही बनेगा। सिंपल बात है ना, सी पर ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो देखिए जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी पर बनेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि क्या वह कौन सा कंडीशन है अवतल दर्पण में कि वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पे रख रहे हैं वहीं पे बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर रखने पर सी पर ही बनेगा, और वस्तु के एकदम क्या होता है, बराबर बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आए 4 नंबर। 4 नंबर है जब वस्तु, अब हम वस्तु को सी तथा एफ के बीच रख सकते हैं। सी पर रखे थे ना, अरे सी पर रखे थे, अब सी, अब क्या रखेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी तथा एफ के बीच हो, तो रखिए सी तथा एफ के बीच, यहाँ पे रख देते हैं हम। ये क्या है, पी है, ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। अब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये दोनों के बीच में रख देते हैं। कोई दिक्कत? तो जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से दर्पण पे समानांतर किरण जाएगी, और ये किससे होकर टकराएगी, मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से होकर जाएगी, नहीं जाएगी, दर्पण की समानांतर होती है। सिंपल बात है भाई। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखिए तो यहाँ पे बन रहा है ना, जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है ना, जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है ना। सिंपल बात है। तो देखिए यहाँ से जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, और एफ से होकर जाने वाली किरणें दर्पण के क्या होती है, अरे बोलो ना, दर्पण के समानांतर होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे कट रहा है। तो जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, अरे बोल दो ना, वस्तु से बड़ा होगा। और कहां पे बनेगा, तो सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच बनेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। 5वां नंबर कंडीशन, अरे हाँ या ना, 5वां नंबर कंडीशन। 5वां नंबर कंडीशन ये है, जब वस्तु एफ पर हो, कहां पे हो, अब वस्तु को हम कहां पर रख देते हैं, एफ पर रख देते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका, सी है, और ये क्या है आपका, एफ है, और ये क्या है, पी है। अब वस्तु को हम कहां पर रख दें, एफ पर रख देते हैं। यहां पे रखे थे वस्तु को सी और एफ के बीच में ना,
अब वस्तु को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे, अब वस्तु को हम F पर रख रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ से जाने वाली किरणें किससे होकर गुजरेंगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी? सिंपल बात है। अच्छा और बताइए ये जो यहाँ से ये, अब उसके बाद C से किरण गुजरेगी, C से होकर जाने वाली किरण को C से गुजारो, ये किरण को C से गुजारो, यहाँ से C से होकर जाने वाली किरणें पुनः C से ही क्या हो जाएंगी? लौट आएंगी ना। C से होकर जाने वाली किरणें पुनः C से होकर गुजरेंगी ना। तो आप बताइए यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे बनेगा ना, ये दिखाई नहीं ना दे रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो? F पर हो, तो कहिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बहुत विशाल, बहुत विशाल अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये ज़्यादा रट्टा मारिएगा मत आप लोग, सिंपल में समझिए। तो अनंत पे था तो F पर बना था, अरे अनंत पे था तो कहाँ पे बना था? F पर था, तो उल्टा मारो ना, F पर रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो देखिए अनंत पे बहुत विशाल, कहीं पता नहीं था प्रतिबिंब, तो F पर छोटा सा बन रहा था, तो F पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बहुत विशाल बनेगा। देखिए सिंपल बात है, अनंत पे था तो F पर बना था, और F पर है तो अनंत पे बनेगा, और अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा? बहुत विशाल बनेगा, और F पर बनेगा तो बिल्कुल छोटा बनेगा। सिंपल बात है। छठा कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं, छठा कंडीशन, जब वस्तु को हम कहाँ पर रख दें? F तथा P के बीच, F तथा P, यानी F का मतलब फोकस, मुख्य फोकस, तथा P का मतलब ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तो वस्तु को यहां पे रख दें हम, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? P है, और ये आपका क्या है? C है, और ये आपका क्या है? F है। अब वस्तु को हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं ना, तो यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे जाएगा, और इधर तो फोकस से टकराएगा नहीं, तो ये यहाँ से गया और लगेगा कि ये ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे आएगा नहीं, ये लगेगा कि यह किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। कोई दिक्कत? F से होकर जाएगा, लेकिन लगेगा कि यह उधर होकर जा रहा है, क्योंकि इधर तो आएगा नहीं। अच्छा अब आप लोग जानते हैं कि ये C से जाने वाली किरणें फिर इधर टकराएगी, लेकिन लगेगी कि यह कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे जा रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, C से जाने वाली किरणें C से लौट आई, लेकिन लगेगा कि यह कहाँ पे जा रही है? उधर जा रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो प्रतिबिंब जब यहाँ पे बनेगा तो दर्पण के क्या बनेगा? पीछे बनेगा। तो लिख लीजिए लो, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, लिख लो, जब वस्तु F तथा P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो ये आपसे कंडीशन पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप लोगों को एक बार रिवाइज कराता हूँ, सिंपल में समझिएगा लोग। जब वस्तु अनंत पे हो तो F पर, और बहुत छोटा बनेगा बिंदु साइज का, और जो F पर हो तो अनंत पे। सिंपल बात है। देखो थोड़ा थोड़ा आगे घसकाते आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अनंत पे था ना, अब अनंत और C के बीच ला दिया, ये दोनों के बीच ला दिए। फिर अब हम कहाँ पे रख दिए? जब अनंत और C के, सुनो ध्यान से, जब अनंत पे था तो फोकस पे बनेगा, और यहाँ पे तो थोड़ा सा इधर घसकेगा। इन दोनों के बीच में रखेंगे ना, इन दोनों के, तो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इधर जाएंगे तो वो इधर भागेगा, समझ रहे हो? इधर हम जा रहे हैं, इसके बीच में आ जाए तो इधर से भाग रहा है, तो C तथा P के बीच बनेगा। C पर रखेंगे तो C पर बनेगा, इधर घसकाएंगे तो इधर बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, और यहाँ पे रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब उधर काल्पनिक बनेगा। आ रहा है समझ में ना? तो ये अवतल दर्पण के 6 कंडीशन हो गए। अब नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा हूं मैं उत्तल दर्पण के। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन बनते हैं। अब तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? अच्छा आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि ये है, ये ऐसे यहाँ पे वस्तु, अगर इसका नाम आप लोग अगर ए बी रखिएगा, ऐसे इसका नाम ए बी रखिएगा, मान लीजिए, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा ना, मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा? ये नीचे ये ए बी
तो बी क्या है, बी नीचे है ना, बी नीचे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश, बी ए डैश हो जाएगा, बी ए डैश प्रतिबिंब है ना, तो नाम रख लीजिएगा तो क्या दिक्कत है। ए भी है, अब प्रतिबिंब दूसरा क्या हो गया, बी ए डैश हो गया, समझ रहे ना, चाहे बी डैश ए डैश हो जाएगा ना, तो ऐसे भी आप लोग नाम भी रख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में कितना प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है, 2 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। एक नंबर, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, 2 ही कंडीशन इसमें बनता है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, इधर पेंट किया गया है तो किरण इधर ही आएगी ना। तो मान लीजिए कि यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये एक्स वाई क्या है आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे क्या है आपका एफ है, तो इधर भी आपका क्या होता है एफ होता है और इधर भी क्या होता है आपका सी होता है। सिंपल बात है ना, ये दिमाग में ऐसे भी रखिएगा, इधर सी और इधर एफ होता है, इधर नहीं लिखेंगे, इसको मैं लिख दिया हूँ ऐसे ही, रहने दो इसको, इधर सी होता है, इधर क्या होता है एफ होता है, कोई दिक्कत, इसको आपसे बेटा यहाँ पे एफ हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया। अब वस्तु अनंत पे है, नहीं मालूम है हमको कहाँ पे है, तो बताइए यहाँ से किरण जाएगी तो ये जाएगी तो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगी बता दो। क्योंकि यहाँ पे कलई किया हुआ तो उधर रिफ्लेक्ट होगी ना लेकिन लगेगा कि यह किससे होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है ना। फिर इधर से किरण जाएगी, फिर इधर से किरण इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, इधर से गई इधर से रिफ्लेक्ट, लेकिन लगेगा कि यह किधर से होकर जा रही है इधर से। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो मुख्य फोकस पे बनेगा। तो दोनों कंडीशन सही होता है, अवतल दर्पण में भी अनंत पे हो तो मुख्य फोकस पे बनता है, और उत्तल दर्पण में भी अनंत पे हो तो मुख्य फोकस पे बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बोल दो, मुख्य फोकस पर। और कैसा बनेगा, काल्पनिक और उल्टा। हाँ काल्पनिक है तो सीधा होगा, वेरी गुड, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, समझ में आ गया। अब दूसरा इसका कंडीशन होता है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के बीच हो, P के बीच कहीं पे हो। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण है, ये भी कौन दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है। तो बताइए ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना, ये है P, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है C है। अब वस्तु को हम ये अनंत और P के बीच में यहाँ पे कहीं पे रख दें, वस्तु को मान लो A और B वस्तु है, यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ से जो किरण जाएगी वो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन यह लगेगा किससे होकर जा रही है, F से होकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि ये यहाँ पे भी C होता है ना, अब ये C से किरण को गुजारी है, C से किरण को गुजारी है, तो ये किरण को इधर से गुजारी है, ठीक। अब हम बस किरण को C से गुजारते हैं, ठीक है। ये इधर से गई किरण, इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन लगेगा कि यह किधर से जा रही है, इधर से जा रही है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब लगभग आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नीचे बनेगा, यहाँ पे है ना। और ये प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, यहाँ पे सीधा होगा। ये प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, सीधा होगा, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पे कट रही है ना, अरे यहाँ पे कट रही है ना, तो यहाँ पे बनेगा, किसके किसके बीच में बनेगा, तो आपका किसके किसके बीच में बनेगा आपका, ये तो ये F तथा C के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, F तथा C के बीच में बनेगा, ठीक है। देखो तो सही है, प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा, F तथा ये थोड़ा सा इधर बनेगा, यहाँ पे कट रही है ना, तो F तथा किसके बीच में बनेगा, F तथा ये F, और यहाँ पे थोड़ा कटती हुई प्रतीत होगी, कहाँ पे, यहाँ पे।
ठीक है ना। तो एफ तथा पी, तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच, और उसी तरह काल्पनिक होगा तो सीधा और वस्तु से छोटा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि से तो बहुत बड़ा होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये उत्तल दर्पण के आपके कंडीशन है, इसको मैं आप लोगों को बता दिया। आगे आइए।